वेरी गुड विशेस टू माय 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो कल के लेक्चर के कंटिन्यूएशन में मैं ले रही हूँ। कल हम लोगों ने पायरोमेटलर्जी के प्रिंसिपल को पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, किस टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। आज हम उसी को एलिंगम डायग्राम के फर्दर हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए और अच्छे से उसको पक्का कर लेंगे। ये हमारा एलिंगम डायग्राम है। एलिंगम डायग्राम से आपको मैंने बताया था कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि एलिंगम डायग्राम में जो भी ऑक्साइड फॉर्मिंग कर्व नीचे है वो एलिमेंट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो सकता है फॉर द रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड फॉर विच द ग्राफ इज़ लाइंग अबव। दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर डेल्टा जी के टर्म्स में लें तो डेल्टा जी रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, जी वैल्यू अगर क्या होगी, हाई नेगेटिव होगी किसकी, ये जानते ही हैं ऑक्साइड बनने की, डेल्टा जी हाई नेगेटिव होगी तो वो एलिमेंट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो इस्तेमाल होगा। और किन टेम्परेचर्स पे हमको इस्तेमाल करना है उसके लिए पूरा ग्राफ आपके पास बना हुआ है। आपको कल हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों कुछ ग्राफ टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनकी डेल्टा जी लेस नेगेटिव होती है जबकि कुछ की डेल्टा जी मोर नेगेटिव हो जाती है। तो ये पूरा बन के तैयार है आपके पास। लेट अस सी द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लेड ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस सिंपली बाय हीटिंग। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। लेड ऑक्साइड का कर्व बहुत हाई होता है, इसका डेल्टा जी बहुत लेस नेगेटिव होता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव, Pb प्लस O2 गिविंग यू PbO। तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो इसकी डेल्टा जी कैसे हो जाएगी, ज़ीरो को क्रॉस करके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी रिवर्स रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी एंड यू विल गेट हीटिंग द PbO, यू विल गेट बैक Pb प्लस O2। ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर्स। कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल हम रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में लोअर टेम्परेचर्स में करेंगे। क्यों? अगर आप इसको देखिए तो इट इज़ 673 केल्विन नियर अबाउट ये टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो जिस पे कि आप देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, हाई नेगेटिव डेल्टा जी रिएक्शन, या क्या होना चाहिए, ग्राफ मस्ट लाई बिलो। आप किसी भी टर्म पे जवाब दे सकते हैं। जो लोअर पोर्शन है ग्राफ का ये लो टेम्परेचर्स पे है, या डेल्टा जी की मोर नेगेटिव वैल्यूज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फॉर द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म CO2, इसके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस का मोर नेगेटिव होता है लोअर टेम्परेचर पे। तो अगेन द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन इज गिवन, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नेवर बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। आपके NCERT में जितने कर्व दिए हैं उतने तो क्वेश्चन बोर्ड पे आ ही जाता है। ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व है दिस वन, और ये जिंक ऑक्साइड का कर्व है। ये कर्व कहीं कहीं पे मुड़ जाते हैं, इसका भी रीज़न हम आपको अभी बता देंगे। तो अभी अगर ये देखो कि यहाँ जिंक ऑक्साइड का कर्व नीचे है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर सकती। टेम्परेचर बढ़ने पे भी ये फाइनली नियर अबाउट पैरेलल हो जाता है और कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ जिंक ऑक्साइड के ग्राफ के नीचे आता नहीं है। तो आप टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ा लीजिए चाहे जितना घटा लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नेवर बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड बिकॉज द डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इज ऑलवेज मोर नेगेटिव देन डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। The next question is, carbon is a reducing agent at above 673 Kelvin. You can see that carbon जो reducing agent है उसका जो ग्राफ है that is becoming high negative when temperature is increasing. ये इसका पूरा आपका explanation इससे पहले वाले वीडियो में है, देख लीजिएगा जाके एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा। इसलिए ये हाई टेम्परेचर्स पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अब आपको रेंज भी मालूम है, 600-700 केल्विन के से ऊपर होते ही ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करना चालू कर देगा फॉर द रिडक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑक्साइड्स विच आर प्रेजेंट अबव इट। ठीक, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Al2O3 और मैग्नीशियम। इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ नहीं किया है बट आपको पता है मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव मेटल है और मोर रिएक्टिव मेटल के डेल्टा जी ऑक्साइड फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और वो
एलिंगम डायग्राम में नीचे होता है। तो कुछ याद नहीं करना है आपको, अपनी पुरानी रिएक्टिविटी सीरीज़ मालूम है, उसी के हिसाब से भी पता चल जाता है कि किसका डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ज़्यादा निगेटिव होगा। बट ऑब्वियस है किसका होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा। तो ये रिएक्शन फिजिबल है, स्टिल इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करने के लिए द प्रोसेस मस्ट बी इकोनॉमिक इन नेचर। तो ये आपका जो मैग्नीशियम है इट इज़ अ कॉस्टली एंड रेयरर मेटल एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मोस्ट अबेंडेंट मेटल है इन द अर्थ क्रस्ट। तो हम इतने अबेंडेंट मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए लेस अबेंडेंट मेटल का खर्चा नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी कांट यूज़ इट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब इस पायरोमेटलर्जी के थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर एंड जिंक। ये 3 मेटलर्जी पायरोमेटलर्जी में आपके सिलेबस में है। सबसे पहले मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन का जो आपका मोस्ट एबेंडेंट ओर फॉर्म है वो खुद ही ऑक्साइड फॉर्म है, या हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। ये दोनों ही ऑक्साइड फॉर्म है। तो कंसंट्रेशन इसका किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू। ज़्यादातर आयरन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रेशन गैंग का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, बट पूरा ख़त्म नहीं होता। पहला स्टेप कंसंट्रेशन का। सेकेंड स्टेप, वी डू द रोस्टिंग बिकॉज समटाइम द आयरन ऑक्साइड इज़ हाइड्रेटेड। इसका वाटर हटा देते हैं, अदरवाइज रोस्टिंग की ज़रूरत हमें किसके केस में होती थी, कार्बोनेट ओर्स के। ठीक, सॉरी, we need the roasting in case of sulfide ores और calcination in case of carbonate ores। तो यहाँ पे हमने रोस्टिंग क्यों करी है, टू रिमूव दिस H2O। तो अब हमारे पास क्या है, Fe2O3 है प्लस गैंग मटेरियल है जिसमें SiO2 है। सिलिका एक नॉन मेटल है। क्या है ये, नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। तो ये इम्प्यूरिटी कैसी है, एसिडिक इम्प्यूरिटी है। इम्प्यूरिटी इज एसिडिक, और कभी भी हमको इसको रिमूव करने के लिए इसको बेस से ही रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो इसको बेस से रिएक्ट कराना पड़ेगा। इतना मटेरियल हमारे किस में प्रेजेंट है, ओर में। अभी ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस, अब रिडक्शन का मतलब आयरन ऑक्साइड को फाइनली कन्वर्ट करके लेके आना है आयरन में। ठीक, इन द दिस फर्नेस इज कॉल्ड एज द ब्लास्ट फर्नेस। आई नहीं रहा होगा ना, यहाँ लिखते हैं। कौन सी फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्यूल की बर्निंग की जाती है दैट इज़ विद द ब्लास्ट ऑफ एयर। हॉट एयर के ब्लास्ट के थ्रू फ्यूल की बर्निंग की जाती है। उसमें उसको अलग से कोई इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होता किसी, बट किसका होता है, हॉट एयर का ब्लास्ट होता है। तो वी हैव द ब्लास्ट फर्नेस। क्या नाम है, बिकॉज ऑफ दिस हॉट एयर ब्लास्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ब्लास्ट फर्नेस का ये स्ट्रक्चर है, और ये पूरा स्ट्रक्चर बनने में थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल पीछे लगे हुए हैं, सो दैट वी हैव द मोस्ट इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। यहाँ नीचे जहाँ से बर्निंग की प्रोसेस शुरू हो रही है वहाँ टेम्परेचर है ज़्यादा, और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर हो जा रहे हैं कम, क्योंकि ब्लास्ट ऑफ एयर में, हॉट एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है। इसलिए जो भी फ्यूल आप उस बर्न कर रहे हैं वो कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस C+O2 कन्वर्ट्स इनटू CO। ठीक, क्यों किया हमने इसको ब्लास्ट ऑफ एयर से, बिकॉज वी नीड द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन, क्योंकि हमें पता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट अलॉन्ग विद कार्बन। तो कार्बन तो करेगा ही करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ भी बन रही है, और बचा कुचा कार्बन जो कि आयरन के कांटेक्ट में ना आता, और के कांटेक्ट में ना आता, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, तो ये फर्नेस में ऊपर जाएगी और धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। लोअर टेम्परेचर में ही सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर सकता है। इसका मतलब हमें ओवर का कांटेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड में से अपर पार्ट में कराना है इस ब्लास्ट फर्नेस के। सो द चार्जिंग ऑफ दिस फर्नेस इज डन फ्रॉम द टॉप। ऊपर से इसकी चार्जिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर है टेम्परेचर कम और कार्बन मोनोऑक्साइड ठंडी होती यहाँ आ रही है, और यहीं पे वो रिडक्शन का काम
चालू कर देगी। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से करते तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस होने के कारण ऊपर चली जाती है और वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो अपर पोर्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, लोअर पोर्शन में कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, ब्लास्ट ऑफ एयर से बर्निंग हो रही है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है साथ में। ठीक, अब इस ओर के साथ लाइमस्टोन मिलाया जाता है, कोक मिलाया जाता है। कोक तो ये हो गया आपका कार्बन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस लाइमस्टोन? इस ओर में हमारे पास अभी भी कौन सी इम्प्यूरिटीज़ थी? एसिडिक इम्प्यूरिटीज़ ऑफ SiO2। इस SiO2 को बेसिक कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं CaSiO3, जो कि एक स्लरी लाइक हल्का मटेरियल होता है। इसको हम कहते हैं स्लैग। स्लैग मेटल से हल्का होता है और इससे आसानी से अलग किया जा सकता है। ये जो मटेरियल ऐड किया जाता है गैंग को सेपरेट करने के लिए, वी कॉल्ड इट एज फ्लक्स। ठीक, यहाँ पे फ्लक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऐड क्या किया? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। ये ऐड किया। ये इसलिए ऐड किया, क्यों नहीं हमने कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्टली ऐड कर लिया, ताकि यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो थोड़ा बहुत ये भी कंज्यूम कर ले और टेम्परेचर कूल करने में यहाँ पे इसकी हेल्प हो जाए। कैल्शियम, ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये जो CO2 है ये यहाँ के एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगी। ठीक, और इस रिएक्शन ने ब्रेकिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन द अपर पोर्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। इसको लोअर करने का काम किया है। क्यों? क्योंकि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ के यहाँ तक पहुँच रही है, उसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज करना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल सो दैट आवर प्रोडक्शन इज चीपर। तो समझ में आ गया? लाइमस्टोन इज नॉट द फ्लक्स बट द कैल्शियम ऑक्साइड इज फ्लक्स, जो कि SiO2 से मिलकर स्लैग का फॉर्मेशन करता है। ये स्लैग मेटल से हल्का होने के कारण अलग हो जाता है। ये फ्लक्स यहाँ पे बेसिक फ्लक्स कहलाएगा। एसिडिक और बेसिक दो तरह के फ्लक्स होते हैं मेटलर्जीज में। ऐसे फ्लक्स जो एसिडिक इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ऐड किए जाते हैं, वी कॉल देम एज बेसिक फ्लक्स। और ऐसे फ्लक्स जो बेसिक इम्प्यूरिटीज़ को अलग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट वी कॉल्ड एज एसिडिक फ्लक्स। वो हम लोग अभी देखेंगे कॉपर की मेटलर्जी में। तो फ्लक्स क्लियर है, गैंग क्लियर है, स्लैग क्लियर है, और ये आपकी मेटलर्जी का ब्लास्ट फर्नेस का डिफरेंट पोर्शन क्लियर है। अब यहाँ पे धीरे धीरे मेटल रिड्यूस होते हुए ऊपर को क्या हुआ? रिडक्शन। ये कैल्शियम कार्बोनेट इसने हीट कंज्यूम करी, CaO बन गया। ठीक, एट द सेम टाइम CaO, अब ये CaO नीचे पहुँचेगा सीधा, क्योंकि SiO2 इवेपोरेट नहीं हो रहा। जो यहाँ पे एक रिएक्शन और होगी CaO प्लस SiO2 गिविंग यू CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, जो कि क्या है? स्लैग है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है, रोस्टेड और आपने ऐड कर रखा है। कई स्टेप्स में कुछ बहुत तो आयरन यहीं पूरा रिड्यूस हो जाएगा, मगर क्योंकि इट इज़ चार्जिंग फ्रॉम द टॉप और लगातार जो आपका चार्ज है वो नीचे गिर रहा है, तो कुछ आयरन ऑक्साइड स्टिल रिमेनिंग होता है, जो बचे कुचे कार्बन के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। ठीक, आयरन बन गया है और फाइनली स्लैग बन गया है। स्लैग आपका लाइटर होता है, ये ऊपर एक डोर होता है, उससे कलेक्ट कर लिया जाता है बाहर फर्नेस के, और इसको नीचे वाले डोर से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो दीज आर द थर्मोडाइनमिक्स प्रिंसिपल्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस और यूजिंग द रिसोर्सेज मोस्ट इकोनॉमिकली। जो फर्नेस से हमें आयरन मिलता है वो डायरेक्टली जो मिलता है दैट वी कॉल्ड एज पिग आयरन। ये इम्प्योर आयरन है, बहुत इसमें इम्प्योरिटीज़ अभी भी रह जाती हैं, कुछ स्लैग की रह जाती हैं, कुछ गैंग की रह जाती हैं, और कुछ इटसेल्फ फ्यूल की रह जाती हैं। तो इसमें 4% कार्बन है और 4% में सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज़, ये सभी ओर में हो सकते हैं प्रेजेंट हो। फॉस्फोरस में भी कार्बन कोक में प्रेजेंट हो। ये सारी इम्प्यूरिटीज़ रह जाती हैं, जिसके कारण जो डायरेक्ट फर्नेस से निकलता है आयरन, दैट इज़ नॉट वेरी मच यूज़फुल। मोल्डिंग के पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें डक्टिलिटी मेलेबिलिटी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है। अब इसी पिग आयरन को अगर हम स्क्रैप आयरन और कोक के साथ फर्दर हीट करते हैं
तो कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसमें से कई मेटल्स को रिड्यूस कर ले जाएगा, और हॉट एयर के प्रेजेंस में इसमें प्रेजेंट कार्बन फिर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो अभी भी ये इतना करके हम इसके कार्बन के कंटेंट को 3% तक ले आते हैं और इम्प्यूरिटीज़ और कम हो जाती हैं। दिस फॉर्म बेटर फॉर्म वी कॉल्ड इज एज कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भी थोड़ा बहुत कास्टेड मोल्डेड फर्नीचर्स वगैरह में यूज़ होता है, बट जो कमर्शियली यूज्ड प्योरेस्ट फॉर्म, मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट मेलेबल फॉर्म है, दैट इज़ द रॉट आयरन। रॉट आयरन प्योरेस्ट आयरन का फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं हम, जो ये आपका कास्ट आयरन है इसको फर्दर हीमेटाइट के साथ हीटअप करते हैं। Fe2O3 था क्या इसके अंदर, कार्बन एक्स्ट्रा है, तो Fe2O3 को हीटअप करेंगे कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एस्केप कर जाएगी। फिर से इसमें लाइमस्टोन ऐड करके बची हुई इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया जाता है। तो मोस्ट प्योर फॉर्म इज रॉट आयरन एंड लीस्ट प्योर फॉर्म डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्नेस इज पिग आयरन। दिस इज ऑल अबाउट द metallurgy of iron. Let us take the metallurgy of copper. Okay, if we see the metallurgy of copper, तो copper की metallurgy के initial step आपके concentration of ore, then the reduction of ore. अब इसका जो और अवेलेबल होते हैं कॉपर के, वो आपके क्यूप्राइट या कॉपर ग्लास, Cu2O, Cu2S, सल्फाइड या ऑक्साइड ओर में। अगर आप एलिंगम डायग्राम में देखें तो कॉपर बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, इसका जो ग्राफ है वो बहुत हाई है एलिंगम डायग्राम में। इसका मतलब आप इजीली कार्बन को या कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हुए कॉपर को आराम से अलग कर सकते हैं। ये रिएक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, अगर सल्फाइड है तो इसकी आपने रोस्टिंग कर दी, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड को कार्बन से ट्रीट किया और कॉपर अलग हो गया। कार्बन मोस्ट एबेंडेंट है, इजीली अवेलेबल है और आपकी प्रोसेस इजी हो जानी चाहिए थी। मगर प्रॉब्लम इस बात की है कि कॉपर का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा परसेंट में उसमें आयरन के ऑक्साइड और आयरन के सल्फाइड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपने कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया तो आयरन भी रिड्यूस होकर निकल आएगा और बने हुए मेटल में आपको आयरन और कॉपर का मिक्सचर प्राप्त मिलेगा। ठीक, तो this method is not commercially used because if you are going to use this metal you are going to get the mixture of metals, क्योंकि iron itself is present as a impurity which can also be reduced with the help of carbon or carbon monoxide. Now what actually is done with the in the metallurgy of copper? तो कॉपर में हमारे पास एक रिवर्बरेटरी फर्नेस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो इसकी चार्जिंग है दैट इज़ उसमें और आप ऐड करते हैं तो कॉपर के ओर में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड ये सब मिक्स्ड फॉर्म में रहता है। आयरन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है कॉपर के ओर के साथ। अब इसमें हम इसकी इम्प्यूरिटीज़ को अलग करेंगे। सबसे पहले ये इम्प्यूरिटी हो गई क्योंकि हमें आयरन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो इम्प्यूरिटी हो गई। तो ये आयरन के आप इसको रोस्टिंग करेंगे तो FeS ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ब्लास्ट ऑफ एयर से FeS plus O2 gives you FeO plus SO2। तो ये सल्फाइड भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये सल्फाइड भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या हुआ, FeS plus O, ये जो FeO बना है दिस इज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक, ये बेसिक मेटल ऑक्साइड है और यहाँ पे एज अ इम्प्यूरिटी है ये। इस इम्प्यूरिटी को अलग करने के लिए आपने फ्लक्स यहाँ पे क्या यूज़ किया है, SiO2। तो नाउ दिस फ्लक्स विल बी एसिडिक फ्लक्स। हमारे आयरन के केस में कैसा यूज़ किया था फ्लक्स हम लोगों ने, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट वाज बेसिक फ्लक्स। यहाँ पे ये एसिडिक फ्लक्स है बिकॉज द इम्प्यूरिटी इज बेसिक। ये FeSiO3 स्लैग के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है और इसको आयरन के कंटेंट को यहीं अलग कर लिया जाता है। अब हमें क्या मिलता है, वी गॉट द कॉपर मैट। ये कॉपर मैट के कंटेंट में हमारे पास क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड का कंटेंट रह जाता है और इसी से आगे हम इस का रिडक्शन करते हैं।
अब जो हमारे पास कॉपर मैट में है, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड और आयरन को आप अलग कर चुके हैं अब उस आयरन मैट कॉपर मैट से। तो यहाँ पे जैसे आयरन की मेटलर्जी में आपने एक फ्लक्स यूज़ किया था, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज़ किया था। यहाँ पे हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज कॉपर सल्फाइड इटसेल्फ एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। पहले बचा कुछ इसमें कॉपर सल्फाइड की पार्शियल हीटिंग करी जाती है, जिसमें सारा का सारा कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में ना कन्वर्ट हो, कुछ रह जाता है कॉपर सल्फाइड जो फर्दर कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर एंड SO2। ये एक गैस है, तो जब ये मेटल बनना चालू होता है तो ये गैस के बबल्स ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं और मेटल साथ ही साथ मोल्टन से क्या होना शुरू होता है, सॉलिड होना चालू हो जाता है। तो जिसके कारण आपकी मेटल की प्लेन सरफेस ना मिलके उसके ऊपर आपको ब्लिस्टरी और बबली अपीयरेंस मिलती है। इसको हम कहते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर। ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या है? इट इज़ द कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिवर्बरेटरी फर्नेस, जिसमें कि ब्लिस्टरी अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ SO2 in it। नेक्स्ट इज आवर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ठीक, जिंक का जो आपका जिंक का ऑक्साइड फॉर्म में लाने के बाद आप इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते नहीं थे, और कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो सिंपली ये बहुत सिंपल है, पूरी डिटेल में जिंक प्लस क्या बन जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपका जिंक मेटल अलग हो जाएगा। तो दीज वर 3 मेटलर्जिकल प्रोसेस जिसमें हमने पायरोमेटलर्जी में थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए अपनी फर्नेसेस को, अपनी प्रोसेस को कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया कि सो दैट द प्रोसेस इज़ बिकमिंग वेरी मच इकोनॉमिक। हमने आपको बताया था कि मेटलर्जीज कैसे कैसे डिफरेंट होती चली जाती हैं, क्योंकि उनको इकोनॉमिक होना है। तो मेटल हमारे पास बहुत तरीके के हैं, वेरी हाई रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। लो रिएक्टिव मेटल्स के तो मेटलर्जी बहुत इजी है, सिंपली उनको उनके मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस किया जा सकता है आसानी से, या फिर हम उनको जस्ट उनके ऑक्साइड को हीट अप करते हैं तो ही वो मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के केस में हम लोगों ने पायरोमेटलर्जी देख ली, बट स्टिल जो वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि किसी भी तरीके से रिड्यूस फॉर्म में आना नहीं चाहते हैं, तो उनके केस के लिए हम क्या करते हैं कि वी फोर्सफुली सप्लाई देम द इलेक्ट्रॉन्स बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के कारण ही हम इस नए कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। और इसमें हम यूज़ करेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर द रिएक्टिव comparatively more reactive metals। या हाई रिएक्टिव मेटल्स के केस में हम कौन सा मेटलर्जी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मेटलर्जी यूज़ करेंगे। जैसे पायरोमेटलर्जी में फिजिबिलिटी डिपेंड करती थी डेल्टा G की वैल्यू पे, वैसे ही इलेक्ट्रोमेटलर्जी में भी फिजिबिलिटी डिपेंड करती है डेल्टा G की वैल्यू में। डेल्टा G इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बनेगा जो भी वो किस पे डिपेंड करेगा, -NF E0 सेल। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिडॉक्स रिएक्शन, F इज़ फेराडेज कांस्टेंट एंड दिस ये E0 क्या है, कैथोड और एनोड का सेल कांस्टेंट का डिफरेंस। अब देखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का क्या होता है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, इनका जो रिड्यूस होने का पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसके कारण जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है कम आती है, नहीं होते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, लो होते हैं। तो हमें क्या देखना है कि हम जो भी सेटअप तैयार करें उसमें जो कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू है E0 की, वो कैसी आए, पॉजिटिव आए, ताकि वो पॉसिबली फंक्शनिंग हो। अगर ये E0 वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो नेट डेल्टा G वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हमारी प्रोसीड करेगी। एट द सेम टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी में। ध्यान देना पड़ता है कि हम जो मेटल निकल के आ रहा है, क्योंकि वो रिएक्टिव मेटल है, तो हम उसको कैसे कलेक्ट करें और कैसे उसको फर्दर रिएक्शन से बचा पाएँ।
क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस, इसका ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, जो उनके इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल के बने हो, कहीं वो मेटल उन्हीं इलेक्ट्रोड से रिएक्ट ना कर जाए, तो ये सूटेबिलिटी ऑफ यूजिंग द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मेटलर्जी में एक ही रिएक्टिव मेटल की मेटलर्जी पढ़नी है, दैट इज़ योर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मोस्ट एबंडेंट मेटल था, मगर जब तक इसकी इलेक्ट्रोमेटलर्जी हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के थ्रू नहीं आई थी तब तक ये बहुत कॉस्टली था। अभी भी ये कॉस्टली है आयरन के कंपैरिजन में, जबकि ज़्यादा एबंडेंट है। ज़्यादा मिलने के बावजूद ये कॉस्टली क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो इसकी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है, वो कॉस्टली पड़ जाती है बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो जनरली हम इलेक्ट्रोलिसिस को अवॉइड करते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जहाँ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देन ओनली वी आर यूजिंग the electrolytic metallurgy. Let us see the Hall-Héroult process for the extraction of aluminium. The Hall-Héroult process for the extraction of aluminium. ये इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन का मेथड है। इसमें हम एनोड और कैथोड को चूज़ करेंगे सूटेबल मटेरियल का, और यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ये जो पूरा वेसल है ये स्टील का बना होता है, बहुत बड़ा आपके स्कूल के बराबर का वेसल होगा ये, ठीक। ये स्टील का बना होता है और इसके अंदर कार्बन की एक लाइनिंग होती है। ये कार्बन की लाइनिंग होती है, कार्बन की लाइनिंग है। ये कार्बन की लाइनिंग इसलिए करी गई है ताकि ये फर्दर एल्यूमिनियम जो बना है वो कहीं स्टील के कांटेक्ट में आके उससे रिएक्शन ना करे। और रिएक्टिव मेटल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर कहीं भी बना होगा तो कार्बन का ग्राफ उसके नीचे ही आता है ऑक्साइड फॉर्मेशन का, तो वो फर्दर वापस उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर देगा, बचे कुचे एल्यूमिनियम को भी। यहाँ जो फिलिंग करी गई है, ये करी गई है आपकी मोल्टेन Al2O3 की, गले हुए एल्यूमिना की। देन ये एल्यूमिना का आपको कंसंट्रेशन का मेथड मालूम ही है, दैट इज़ बाय लीचिंग प्रोसेस, केमिकल कंसंट्रेशन मेथड है। ये Na3Al(F6) और CaF2 ये जो मिलाया जाता है, इनके जो काम है, इट इज़ टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट। आपने पढ़ रखा है, जब भी हम किसी लिक्विड में इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है और मेल्टिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। तो ये कम कर देगा मेल्टिंग पॉइंट, इस ताकि हमको इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का टेम्परेचर ज़्यादा ना रखना पड़े, क्योंकि Al2O3 नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है, मगर इसके अंदर हमें क्या चाहिए, मोल्टेन चाहिए एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो मोल्टेन रखने के लिए इस सेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, बट हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा उसका टेम्परेचर कम ही रहे। फॉर दैट वी हैव एडेड Na3Al(F6) + CaF2। मोरओवर इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो। दो काम है। और यहाँ पे ये कोई किसी इम्प्यूरिटी को हटा नहीं रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि क्या करते हैं, एल्यूमिना के टेम्परेचर को, मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब आपका एल्यूमिना है Al2O3, ये कार्बन से ऑलरेडी रिएक्ट करके एल्यूमिनियम और CO2 बना सकता है, यहाँ जहाँ पे लाइनिंग है। मोर ओवर जो ये